नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 से 2025 तक 11 बार इन्होंने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इन 11 सालों में देश की जो हालत हुई है वह किसी से छुपी नहीं है। गरीबी का मातम इतना ज्यादा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इसलिए वह जिंदा हैं। प्रधानमंत्री से आज हम 11 साल पूरे होने पर 11 सवाल करेंगे। बड़ी बेबाकी और ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, 2014 में आप 15वें प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। शपथ लेने के बाद आपने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। तो प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठ करके आप आरएसएस का गुणगान क्यों किए? आपको पता है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। तो आपने आरएसएस के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखाई और उसके तमाम ऐसे हथकंडे जिससे कि देश की एकता को, देश के ओबीसी एससी एसटी को, देश के अल्पसंख्यकों को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद आप आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी से हमारा पहला सवाल है, 2020 में आपने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 सालों में बना देंगे। प्रधानमंत्री जी, वे 5 साल पूरे हो गए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था अब भी जर्जर है। भले ही चौथी इकोनॉमी हमारा देश हो गया है दुनिया के देशों में, अगर दुनिया के सभी देशों से हमारी देश की जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 हैं, तो इकोनॉमी के मामले में नंबर 4 पर क्यों है, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, हमारा दूसरा सवाल है, इस देश के अल्पसंख्यकों का खात्मा करने का अभियान आप क्यों चला रहे हैं? आप क्यों हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं चुनाव के दौरान? आप क्यों मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीन करके उनके वक्फ बोर्ड तक पर कब्जा जमाने का कुत्सित प्रयास कर चुके हैं कानून बना करके? वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को होना चाहिए, लेकिन आपने हिंदुओं की एंट्री दिला करके वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाने और मुस्लिमों की संपत्ति पर कब्जा जमाने की आपकी यह घिनौनी सोच इस देश को तोड़ने के लिए सक्षम होगी, हमें ऐसा ही लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप यह बताइए कि आए दिन क्यों हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के खिलाफ? 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आप वाराणसी में बीच गंगा में जाकर के कहा था कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं हूं, लेकिन दूसरे दिन आप चुनाव प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां पर आप हिंदू मुस्लिम फिर शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को कांग्रेसी लोग छीन करके मुस्लिमों को दे देंगे? क्या हिंदुओं की भैंस को छीन कर मुसलमानों को दे देंगे? क्या मुसलमानों को आप इस देश में न रहने देने के लिए कसम खाई हुई है? CAA NRC कानून बना करके मुसलमानों को विदेश में भेजने, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम मुस्लिम देशों में भेजने का
की जो चाल चली थी उसे इस देश की जनता ने आंदोलन करके ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर कर दिया CAA NRC को। तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं? एक तरफ तो आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों पर अत्याचार, अन्याय, जुल्म, सितम आपके राज में बढ़ा है। मॉब लिंचिंग कभी सुनने में नहीं आया था। वह मॉब लिंचिंग आपके इन 11 सालों में जितना फली फूली है और जितने मुसलमान मारे गए हैं, क्या आप उन मुसलमानों को जिंदा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी हमारा तीसरा सवाल यह है कि आपने कहा था, वादा किया था कि हम जीत करके आएंगे तो इस देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो क्या आपने 22 करोड़ नौकरियां अब तक इस देश के बेरोजगारों को दिया? पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी आज है। बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। केंद्र सरकार में, तमाम डबल इंजन सरकारों में और तमाम विपक्षी सरकारों में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। उन पदों पर बहाली क्यों नहीं की जा रही है? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी हमारा चौथा सवाल है कि किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे और उन्हीं किसानों की संपत्ति, खेत, बाग, खलिहान छीनने के लिए आप 3 काले कानून लाए, लेकिन किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन करके आपको घुटनों पर ला दिया, माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। किसान आज भी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आमदनी की बात की जाए तो 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी आपके मोदी राज में इन 11 सालों में हो गई है। 27 रुपए का क्या वैल्यू होता है? प्रधानमंत्री जी आप इसे स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है कि आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम POK को, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल कर लेंगे। 11 साल बीत गए, पाकिस्तान आतंकी घटनाएं भारत में करता रहा। पिछले दिनों भी पहलगाम में 28 मासूमों की हत्या किया, 28 निहत्थे लोग मारे गए, जिसमें कई नवविवाहिता जोड़े भी थे। ऑपरेशन सिंदूर करके आपने दावा तो किया कि हमने POK के और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को चिन्हित करके उन्हें खत्म कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक पहलगाम में उन आतंकियों की धरपकड़ नहीं कर सके हैं जिन्होंने 28 लोगों की हत्या की थी। आखिर क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और POK को भारत में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? जाहिर है कि चीन के सामने आपकी लाल आंखें, 56 इंच का सीना काम नहीं कर रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। POK का एक हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। जिस दिन आप अटैक करेंगे POK को छीनने के लिए, चीन भारत की सेना को परास्त कर सकता है। बस इसी डर से आप POK को भारत में नहीं मिला पा रहे हैं। आपको चाहिए कि चीन को विश्वास में लेकर के POK पर हमला करें और POK को भारत में मिलाएं, लेकिन यह काम आप कब करेंगे? 11 साल तो बीत गए। प्रधानमंत्री जी हमारा छठा सवाल है कि आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है। आप जिस तरह से हेट स्पीच देते हैं, जिस तरह से वोट हासिल करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए
हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देने, विपक्ष को खत्म कर देने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को देते हैं, क्या यह सही है? आपने विपक्ष को खत्म करने के लिए जिस ऑपरेशन लोटस को साथ में लिया और गृह मंत्री के जरिए तमाम सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम किया और तमाम भ्रष्टाचारी विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का उपक्रम किया, देश इसे देख रहा है। अमानवीयता का व्यवहार आपका देश को पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हमारा 7वां प्रश्न है कि आपने इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। आपने अपने से खुद ओबीसी बनते हैं, जबकि असल में आप ओबीसी नहीं हैं, उच्च वर्ण के हैं और उसी उच्च वर्ण की पार्टी के मुखिया हैं। आपने इस देश के 60% से अधिक ओबीसी की गणना क्यों नहीं कराई? ओबीसी की गणना तो दूर, आपने सामान्य गणना जो हर 10 साल पर की जाती है उसे आपने क्यों नहीं कराया? और ओबीसी गणना के लिए अगर आपने पहलगाम दुर्घटना के बाद घोषणा किया आरएसएस के दबाव में, तो सिर्फ वोट बैंक के लिए ओबीसी के हित, ओबीसी के हक अधिकार को आप नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो संघ का चाबुक आपके ऊपर चलेगा। और संघ चाहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी की जहालत भरी जिंदगी, वर्ण व्यवस्था का दंश उसे झेलते रहना चाहिए कालांतर तक। आप आरएसएस के एजेंडे को आगे कर रहे हैं, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारा 7वां प्रश्न है कि विकसित भारत बनाने का सपना आप अक्सर दिखाते हैं, लेकिन विकसित भारत बनाने की दिशा में आपका प्रयास नकारात्मक है। तमाम अर्थशास्त्रियों और आर्थिक जानकारों का कहना है कि जब तक इस देश की जीडीपी 9% नहीं होगी, तब तक 2047 में भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। और आपकी जीडीपी इस समय कभी 6% रहती है तो कभी 7% रहती है। तो जीडीपी को कैसे बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार लाएंगे, गरीबी का उन्मूलन कैसे करेंगे? 80 लाख लोगों को जो आप भीख दे रहे हैं खाने के लिए 5 किलो राशन के रूप में, यह आपकी सबसे बड़ी असफलता है। और आपके समय में इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी खाने के लिए राशन नहीं है। आज़ादी के बाद इतनी गरीबी, इतनी आर्थिक तंगहाली कभी नहीं आई। आपके राज में ये तंगहाली क्यों आई? और आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी चौथी हो गई है और झूठ फैलाते हैं कि तीसरी इकोनॉमी हो गई है। प्रधानमंत्री जी, हमारा अगला सवाल है कि आपकी विदेश नीति इतनी लचर और असफल क्यों है? एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान को सूचना दे देते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर करके अटैक करने जा रहे हैं आपके ऊपर, सावधान हो जाइए। हमारी कूटनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 बार पाकिस्तान से युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अलर्ट रहने, सावधान हो जाने के लिए पूर्व सूचना कभी भी किसी भी विदेश मंत्री ने नहीं दिया। इस असफल विदेश मंत्री एस जयशंकर को उसके कुकृत्यों के लिए आपने दंडित क्यों नहीं किया?
आपकी विदेश नीति ऐसी है कि पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का अटैक तो किया गया, लेकिन आपके साथ विश्व समुदाय का कोई देश नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ तमाम देश खड़े हो गए। इसका मतलब है कि आपके ऑपरेशन सिंदूर में जरूर कई खामियां रही होंगी। आपकी विदेश नीति और कूटनीति की खामियां इस देश को क्यों देखनी पड़ रही हैं? अभी तक यह खामियां कांग्रेस राज में या किसी अन्य प्रधानमंत्री के शासनकाल में देखने को नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी, चीन के सामने आप बौने क्यों पड़ जाते हैं? चीन ने बॉर्डर पर भारत में घुसपैठ करके तमाम गांव स्थापित कर दिए। भारत में घुस करके कई सैन्य क्षेत्र स्थापित कर दिए हैं। आप उनसे कब छीनेंगे? भारत की जमीन को कब बचाएंगे? कभी तो आप सौगंध खाते थे कि इस देश को बिकने नहीं देंगे, इस देश को टूटने नहीं देंगे। तो आप इस देश को क्यों टूटने दे रहे हैं? और चीन ने भारत के जिस हिस्से को चीन में मिला लिया है, उस हिस्से को मुक्त कराने के लिए अभियान या युद्ध कब शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री जी, हमारा अगला सवाल है, यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यह देश प्रजातंत्र है, यह देश संविधान के राज के अनुसार आगे बढ़ता है, लेकिन इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान आपके कई नेताओं, मंत्रियों और सांसदों ने कहा था कि हमें 400 पार से ज़्यादा सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान को खत्म करने का मतलब लोकतंत्र को खत्म करना हुआ, और लोकतंत्र को खत्म करने का मतलब राजतंत्र स्थापित करना हुआ। आपने संसद भवन में, नए संसद भवन में संगोल स्थापित करके यह सूचना देश को दे दिया है कि अब यह देश राजतंत्र बनने वाला है। राजतंत्र बनने का मतलब हिंदू राष्ट्र होता है। तो संविधान को खत्म करने और हिंदू राष्ट्र बनाने और मनुस्मृति राज स्थापित करने की दिशा में क्या आपकी सरकार आरएसएस के इशारे पर आगे बढ़ रही है? आपको स्पष्ट करना होगा और इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि यह देश प्रजातंत्र था, संविधान का राज यहाँ था और आगे भी रहेगा। इसके लिए आपको देश की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, वरना आरएसएस के इशारे पर अगर आप एजेंडा चलाएंगे तो 11 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन 2029 के चुनाव में इस देश के 98 करोड़ मतदाता आपको बुरी तरह हराएंगे। आप विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारा अगला सवाल है कि यह देश कब तरक्की करेगा? क्यों झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हमारा देश दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका है? इस देश में जितनी गरीबी, जहालत, बेरोजगारी, अशिक्षा आज भी है, इसे कब दूर करेंगे? और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आप क्या प्रयास करें हैं? मेक इन इंडिया का नाम तो बहुत बार आप ले चुके हैं। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, आदर्श गांव जो सांसदों द्वारा गोद लिए गए थे, इन सब का कहीं अता पता नहीं है। आप वादे तो बहुत करते हैं, जुमले बहुत छोड़ते हैं। हमारा कहना है कि वादों और जुमलों को छोड़िए, हकीकत के धरातल पर आइए और इस देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।